आज हम बात करेंगे ट्रेड टैरिफ के बारे में। ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हों। अमेरिका के फैसलों ने पहले भी 4 बार दुनिया को हिलाया है। पहली मंदी से हिटलर आया था और आखिरी मंदी से लोगों में प्राइवेट जॉब का क्रेज बिल्कुल फिनिश हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 60 देशों पर टैरिफ लगाए हैं। इस वजह से दुनिया के शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिली है। और तो और इंडिया का मार्केट कैप लगभग 19 लाख करोड़ से वैनिश हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा भयावह हो सकता है या फिर रिसेशन या फिर ग्लोबल रिसेशन की संभावनाएं दिख रही हैं। पहले ग्लोबल रिसेशन की संभावनाएं लगभग 40% थी, जो कि अब 60% तक हो गई हैं। बहरहाल ये सब छोड़ते हैं और बात करते हैं वो पहला टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था। 1929 में लोगों ने कर्ज लेकर शेयर खरीदे और बबल बस्ट हुआ और ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, जो दशकों तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका एक सुपर पावर बनकर सामने आया। शेयर बाजार को लेकर तब लोगों की समझ सिर्फ इतनी ही थी कि ये सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता है। इस वजह से लोग कर्ज लेकर शेयर खरीदने लगे। लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि 10 से 20% खुद की कैपिटल लगाई और बाकी ब्रोकर से उधार लेकर उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो दौर उस समय का था जब शेयर मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता था और सबसे बड़ी बात कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। 1928 के लास्ट तक बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1921 में डाउ जोन्स 63 से बढ़कर 1928 में महज 8 साल में 381 हो गया, मतलब लगभग 6 गुना से भी ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में मजदूरों और किसानों की इनकम नहीं बढ़ रही थी। कंपनियों के मुनाफे आसमान छू रहे थे। मींस अर्निंग बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी शेयर बाजार को। इस वजह से डिमांड सप्लाई में एक भारी गैप देखने को मिला। कंपनियां काफी सारे प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन उनका कंजप्शन नहीं हो पा रहा था। इससे हुआ ये कि एक गैप अप जो देखने को मिला, उसका असर शेयर बाजार पे भी देखने को मिला। अचानक से शेयर गिरने लगे, भारी नुकसान होने लगा। लोगों ने इस नुकसान की भरपाई के लिए अपने शेयर बेचने लगे और जैसे ही उन्होंने शेयर बेचे वैसे ही ये नुकसान और ज्यादा बढ़ने लगा। इससे बाजार में और ज्यादा गिरावट आई और ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह, सर्कुलर चेन रिएक्शन की तरह हो गया और मार्केट रेगुलर गिरते रहे। न्यूज़पेपर्स में इस घटना को काफी बुरी तरह से बताया गया और इसका असर देखने को मिला ग्लोबल। एक्चुअली ये डिकेड्स तक था, तो इसको रिसेशन नहीं डिप्रेशन कहा गया और डिप्रेशन का इजाद उसी वक्त हुआ था। रिसेशन और डिप्रेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आप चाहे तो उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है या फिर स्लो डाउन क्या होता है। 29 अक्टूबर 1929 को डाउ जोन्स लगभग 13% से डाउन जाता है एक सिंगल डे में। इसके बाद कई महीनों तक शेयर बाजार डाउन जाता है और लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए। बैंकों ने अपने लोन वापस से वसूलने की कोशिश की, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं था। लोन का पैसा रिकवर नहीं होने से बैंक धीरे धीरे फेल होने लगे और लोगों का विश्वास बैंकों के ऊपर से हटने लगा। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी पैसा निकालने के लिए और 1930 से 1933 तक लगभग अमेरिका में 9000 बैंक फेल हुए। अमेरिका में उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर 25% तक हो गई थी। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे और उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि उन्हें भीख भी मांगनी पड़ी। 1929 में फैली ये मंदी पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला। भारत में भी कपास, जूट, चाय, कॉपर के एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला। फार्मर्स की इनकम काफी घट गई थी। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी डिमांड कम होने लगी। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को हिलाकर रख दिया। भारत में आजादी की मांग तेजी से बढ़ने लगी और आप मानेंगे नहीं, इस मंदी का असर लगभग 10 साल तक देखा गया। भारत के अलावा कई देशों में इस मंदी का असर देखने को मिला और जर्मनी में इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला, जिससे नाजीवाद का उदय हुआ। राजनीतिक अस्थिरता को देखकर हिटलर ने यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा उठाया और नाजीवाद का इजाद किया और यही एक रीजन था जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। यहाँ पर खत्म होता है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे टैरिफ वॉर का सेकंड पार्ट। 1971 में $2 सोना लो सिस्टम चलाया, जिससे दुनिया को निक्सन शॉक मिला। दूसरे विश्व युद्ध तक
कंट्रीज के पास जितना भी गोल्ड हुआ करता था वो सिर्फ उतनी ही करेंसी इशू करते थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम स्टार्ट होने से ये सारा सिस्टम खत्म हो गया और तब दुनिया के लगभग 44 देश एक साथ इकट्ठे हुए और उनके डेलीगेट्स मिले और डॉलर को सबसे बड़ी करेंसी माना गया और सभी करेंसी के मुकाबले डॉलर को एक्सचेंज करेंसी माना गया। आखिर अमेरिकन डॉलर को ही क्यों इतना बड़ा या फिर करेंसी एक्सचेंज का माध्यम बनाया गया? उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि उस वक्त अमेरिका के पास लगभग 20,000 टन गोल्ड था जो कि पूरी दुनिया का 70% था। तब अमेरिका ने सभी देशों से या फिर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज से ये प्रॉमिस किया कि कोई भी कंट्री गोल्ड देकर डॉलर इजीली खरीद सकता है। हालांकि 30 साल के बाद ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि अमेरिका वियतनाम वॉर में फंस चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने वियतनाम वॉर में मींस अमेरिका ने वियतनाम वॉर में काफी ज्यादा पैसे छाप दिए थे जिससे कि उनकी वैल्यू भी कम होने लगी और अमेरिका इसमें काफी ज्यादा लॉस में गया था। सोना खरीदने के लिए दुनिया अपने जहाज अमेरिका भेजने लगी। फ्रांस ने इसका खुलकर विरोध किया। उस वक्त के फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर चार्ल्स डी गाल ने यह कहा कि अमेरिका इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। कैसे? अमेरिका जितना भी डॉलर छापना चाहे छाप सकता था लेकिन और कंट्रीज नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास उस वक्त काफी ज्यादा गोल्ड था। चार्ल्स डी गॉल ने उस वक्त डॉलर के मुकाबले गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया और इस सिस्टम का तोड़ निकाला। फ्रांस ने 1965 में लगभग अपने सारे जहाजों को अमेरिका भेज दिया गोल्ड लेने के लिए डॉलर के मुकाबले और फ्रांस ने 3,313 टन गोल्ड अपने पास कलेक्ट कर चुके थे। फ्रांस को ऐसा करते देख अदर कंट्रीज भी पीछे नहीं रहे। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ये सभी कंट्री इस होड़ में लग गए कि किसके पास कितना सोना है। वियतनाम वॉर का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि 1971 की शुरुआत में अमेरिका के पास सिर्फ 10 अरब डॉलर का गोल्ड ही बचा था, जबकि बाकी कंट्रीज के पास लगभग 40 अरब डॉलर का गोल्ड अपने पास कलेक्ट हो चुका था। 15 अगस्त 1971 को अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को बिल्कुल फिनिश कर दिया था और यहां से शुरुआत होती है टैरिफ की। एक बार फिर अमेरिका ने और कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाया और इसे निक्सन शॉक कहा गया और इसी से एक और भूचाल आया शेयर बाजार में। जब नेक्स्ट डे लोग उठे तो मार्केट क्रैश कर चुका था। यूरोप और एशियन कंट्रीज में लगभग 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। फॉरेन कंट्रीज में या फिर फॉरेन मार्केट में डॉलर की कीमतें घटने लगी और सबसे बड़ी बात कि डॉलर उस वक्त सबसे ज्यादा गिरा था और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थी और अमेरिका को इससे काफी नुकसान हुआ। अमेरिका से लोग नाराज होने लगे और इस निक्सन शॉक का अंत लगभग 1975 में हो गया था। यहां पर खत्म होता है निक्सन वेव, निक्सन शॉक, जिसे टैरिफ नंबर 2 कहा गया और लगभग 10 साल के बाद इससे दुनिया उभर पाई। 1975 में अमेरिका की वापस से एक इमेज धीरे धीरे क्रिएट होने लगी, लेकिन अमेरिका कहां सुधरने वाला था। 1987 में शेयर बाजार का, स्टॉक मार्केट का सबसे बुरा दिन आया और जिसे ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। साल 1981 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने टैक्स कम किए, सरकारी खर्चों में कटौती की और अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और इसे रीगनोमिक्स नाम दिया गया। इससे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली और 1982 में डाउ जोन्स 777 पॉइंट पर था, जो कि 1987 तक लगभग 22 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो चुका था। मींस लगभग 4 गुना हो गया था विद इन 5 ईयर ऑफ स्पेन में। वॉल स्ट्रीट पर हर कोई पैसा बना रहा था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही थी और इन्फ्लेशन का डर बना हुआ था और उस वक्त वो टाइम था जब स्पेकुलेशन अपने पीक पर थी। मींस हर कोई स्पेकुलेशन करता, लोगों को नहीं पता कि शेयर कैसे चलेगा या शेयर चलेगा या नहीं, लोग बस खरीद रहे थे, जिससे हुआ ये कि मार्केट में एक और क्रैश देखने को मिला और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जिसमें से शेयर बाजार से बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए कट जाएंगे। 16 अक्टूबर 1987 में ये खबर आती है कि अमेरिका कुछ टैक्सेस में चेंज करने वाला है और उससे हुआ ये कि मार्केट में वापस से उथल पुथल देखने को मिली और यहां पर भी ग्लोबल रिसेशन का डर बना हुआ था और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उस टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर कंपनीज का एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना काफी टफ होने वाला था। न्यूज़पेपर में इस खबर को भी काफी बड़ा चढ़ाकर कहा गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया जो
सैटरडे संडे के बाद जो मंडे आता है वो मंडे एक ब्लैक मंडे के नाम से जाना गया, जिसे हम इतिहास में 1987 का ब्लैक मंडे कहते हैं। जैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ वैसे ही गिरने का दौर शुरू हुआ और उस वक्त तक अमेरिका में कंप्यूटर आ चुके थे, जिससे सेलिंग इतनी ज्यादा होने लगी कि मार्केट 45.8% तक गिर गया था। और सबसे बड़ा रीजन था उस वक्त कंप्यूटर आने से, टेक्नोलॉजी आने से लोग जल्दी जल्दी बेच रहे थे और इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स सिंगल डे में 508 पॉइंट मींस उस वक्त के 23% के आसपास गिर गया था। और सबसे बड़ी बात यह अमेरिकी शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट थी। अमेरिका में लगभग 500 अरब डॉलर की वेल्थ सिंगल डे में वाइप आउट हो गई और ऐसा किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी दिन किसी भी स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक डेवलप इकोनॉमी था, तो फिर अगर अमेरिका पे इसका असर देखने को मिला है तो और कंट्रीज पे इसका असर ज्यादा देखने को मिला। हांगकांग के मार्केट भी लगभग 45.8% से ज्यादा नीचे आ चुके थे। और सबसे बड़ी बात, गिरावट इतनी भयंकर थी कि मार्केट को आने वाले 4 दिन तक बंद रखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार लगभग 41.9% से नीचे आ गए थे। जापान के शेयर बाजार उस वक्त लगभग 15% से नीचे आ गए थे, जो उस समय की सबसे बड़ी गिरावट थी। और इसका असर यह हुआ कि काफी लोग जो छोटे ट्रेडर थे उनका शेयर बाजार से भरोसा उठ गया। और सबसे बड़ी बात, इससे लोग डर गए और शेयर बाजार से दूर होने लगे। लोगों को लगा कि यह सेम 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की तरह होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फेड ने इंटरेस्ट रेट कम करी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और लगभग 2 से 3 साल लगे इस मंदी से उभरने में। 1989 से 1990 के बीच में दुनिया इस मंदी से भी उबर गई थी। अब आता है अमेरिका का चौथा टैरिफ, जिसको शायद हम में से कई लोगों ने फील भी किया होगा और हम में से कई लोग उस वक्त मौजूद भी होंगे। 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस। 2000 के दशक में अमेरिका में सब कुछ चमक रहा था और अमेरिकन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। टेक्नोलॉजी अपने बूम पर था और हर कोई अपने अमेरिका ड्रीम को सच करना चाह रहा था। और अमेरिकन ड्रीम 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सामने आया था। लोग काफी गरीबी में जी रहे थे, लेकिन लोगों को इस सब शब्द से काफी ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी। अमेरिका ड्रीम का मतलब था कि मेहनत से सब कुछ पाना, एक घर, एक गाड़ी और एक अच्छी जिंदगी। बैंकों ने और सरकार ने इसको, लोगों के इस सपने को साकार करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और जिससे लोग धड़ाधड़ या फिर फ्रिक्वेंटली घर खरीदने लग गए। बैंक बेहिसाब से कर्ज दे रहे थे और लोग फटाफट कर्ज लेकर अपना घर बना रहे थे। लोग लोन से घर खरीदने लगे और महंगे में उन्हें बेचने लगे। अमेरिका में लगभग 2006 में जो घरों की कीमतें थी वो काफी ज्यादा आसमान को छूने लगी और इसका नतीजा निकला 2008 में। राइटर माइकल लेविस ने अपनी बुक द बिग शॉर्ट में लिखा है, लॉस वेगस में एक वेटर अपने नाम से 3 घर खरीद रहा था, मियामी में एक ड्राइवर 4 घर खरीद रहा था और बैंकर इसका मुनाफा कमा रहे थे। उस वक्त भी सरकार चुप रही। नतीजा आपके सामने था। 2006 के अंत तक हवा बदलने लगी और बैंकों ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने लगे। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने लगे, जो घरों की कीमतें अमेरिका में 10% से ईयरली इंक्रीज हो रही थी, अब वो धीरे धीरे गिरने लगी और लोग अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि लोग घर खरीद कर बेच नहीं पा रहे थे। 2007 में बहुत ज्यादा लोगों ने डिफॉल्ट किया और उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया और इस वजह से घरों की कीमतों में लगभग 30% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सितंबर 2008 में अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर दिवालिया हो चुका था और इस दिन डाउ जोन्स सिंगल डे में 4.4% से नीचे आया था और एक हफ्ते में डाउ जोन्स 777 पॉइंट से नीचे जा चुका था। इसके बाद 9/11 के हमले में मार्केट गिरा था। लेमन बैंक को दिवालिया होने की वजह से बैंकों ने आपस में कर्ज देना बिल्कुल बंद कर दिया था। इससे हुआ यह कि क्रेडिट मार्केट बिल्कुल ठप पड़ गया था। 2007 में अमेरिका का शेयर बाजार लगभग 14,000 पे था और 2009 में ये टूटकर 6500 पॉइंट पर आ गया। यहां पर भी अमेरिका की $8 ट्रिलियन की संपत्ति वाइप आउट हो गई और इस मंदी में भारत भी अछूता नहीं था। इस मंदी में भारत को भी काफी लॉसेस झेलने पड़े। लगभग 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस में 65% से निफ्टी डाउन हुआ
और ये इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। ब्रिटेन का शेयर बाजार 31% से, जर्मनी का शेयर बाजार 40% से, जापान का शेयर बाजार 42% से गिर चुका था। अमेरिका में लगभग 26 लाख नौकरियां गई और 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका था, जो कि 4% से नीचे कंट्रोलेबल माना जाता है। दुनिया के लाखों लोग बेघर हो गए और यकीन मानिए 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस इतना भयावह था कि इससे उबरने में लोगों को 5 साल लग गए। पूरी दुनिया को अमेरिका ने ग्लोबल रिसेशन में डाल दिया था सिर्फ एक गलती की वजह से। 2008 की मंदी में इतना बुरा असर देखने को मिला कि लोग प्राइवेट जॉब से दूर होने लगे और गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर मानने लगे। रिसेशन इतना भयावह था कि सिर्फ 1.5 साल में अमेरिका में लगभग 87 लाख नौकरियां छीन ली गई या फिर कटौती की गई। भारत में भी इस 2008 के इस क्राइसिस से काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला। आईटी कंपनीज में लगभग 50% स्टाफ की छटनी कर दी गई थी। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 2009 में भारत में लगभग 10 से 15 लाख नौकरियां गई। ये सभी छटनियां या फिर ये सभी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में गई, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को काफी सेफ माना गया। और ये था अमेरिका का चौथा टैरिफ। देखा जाए तो अमेरिका शुरू से ही अपने मन की करता जा रहा है और उसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम आपस में झगड़ते रहते हैं और अमेरिका उसका फायदा उठाता है। आप खुद देखिए अमेरिका कब फेमस हुआ। अमेरिका वर्ल्ड वार के बाद बनना चालू किया क्योंकि अमेरिका ने हथियार बनाना स्टार्ट किया। ये चारों रीजन अमेरिका के ही थे और अब जो कि ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ स्टार्ट किए हैं, हो सकता है हमारी इकोनॉमी भी रिसेशन में चली जाए, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी पर कम असर देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजप्शन पर ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि एक्सपोर्ट पर। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर चाइना ने टैरिफ 34% नहीं हटाए तो हम चाइना पर 50% और टैरिफ लगा देंगे, जो कि कल की न्यूज़ में देखने को मिला। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 102 या फिर 104% तक टैक्स टैरिफ लगा दिए हैं और यहां से स्टार्ट होता है ट्रेड वॉर। अगर ये ऐसा ही चलता रहा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला या फिर निगोशिएबल या फिर चीज़ों को निगोशिएट नहीं किया गया तो ये एक भयंकर रिसेशन या फिर डिप्रेशन का एक स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक रिसेशन या डिप्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले ये चांसेस 40% तक थे, जो कि अब ये चांसेस 60% तक हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेकर एक नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के बारे में। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।